हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गाइडलाइन पे। मैं सोनम आज आप सभी को बताऊंगी इस वीडियो के माध्यम से सूर्य के बारे में, जिसके लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सूर्य क्या है उसके बारे में, और उसके बाद सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। आगे जानेंगे कि सूर्य की संरचना, यानी कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद इसे ही जानेंगे सूर्य की संरचना के बारे में। उसके बाद ये जो सूर्य की संरचना है इसे हम लोग 2 वर्गों में बांटे हुए हैं। इसका 2 वर्ग कौन कौन से हैं उसके बारे में जानेंगे, और इसके जो भाग हैं उसके बारे में विस्तार से। तो आइए सबसे पहले जानते हैं सूर्य के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है सूर्य एक तारा है, यानी कि यह जो हमारा सूर्य है यह एक प्रकार का तारा है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है, यानी कि जो सूर्य है यह सौरमंडल का प्रधान, या फिर कह सकते हैं कि यह सूर्य जो है यही सौरमंडल का मुखिया है। यह हमारे आकाश गंगा, जिसका नाम है दुग्ध मेखला, के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। यानी कि अगर बात की जाए सूर्य की स्थिति की, तो यह जो सूर्य है यह हमारी आकाश गंगा, जिसका नाम है दुग्ध मेखला, के केंद्र से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। आगे लिखा हुआ है यह हमारी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। यानी कि अगर बात की इसकी परिक्रमा की कि यह हमारे आकाशगंगा को कितने किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से इसकी परिक्रमा कर रहा है, तो उसके बारे में तो यहाँ पे लिखा हुआ है यह हमारी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। आगे लिखा हुआ है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। यानी कि यह जो सूर्य है इसे आकाशगंगा की परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष का समय लग जाता है। उसका एक चक्कर लगाने में हमारे सूर्य को लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लग जाता है। यह अपने अक्ष पे पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। यानी कि अगर बात की जाए सूर्य की कि सूर्य किस दिशा से किस दिशा की तरफ घूमता रहता है, तो उसका आंसर होगा कि यह पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। अब आगे हम लोग जान लेते हैं, ऊपर बहुत बार आया है 2 शब्द, परिभ्रमण और परिक्रमण। अभी हम लोग जान लेते हैं कि इस परिभ्रमण का मतलब क्या होता है और परिक्रमण का मतलब क्या होता है उसके बारे में। जैसा कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है परिभ्रमण, यानी कि अभी हम लोग जानेंगे परिभ्रमण। इसे इंग्लिश में रोटेशन कहते हैं। किसी ग्रह का अपने अक्ष पे घूमना परिभ्रमण कहलाता है। यानी कि अगर कोई ग्रह अपने ही अक्ष पे घूमता रहता है तो उस स्थिति को हम लोग परिभ्रमण कहते हैं। अब आगे जान लेते हैं कि परिक्रमण किसे कहते हैं। लिखा हुआ है कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाती है। इस चक्कर लगाने की क्रिया को उसका परिक्रमण कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी वस्तु किसी अन्य वस्तु को अपना केंद्र मान लेता है और उसके बाद उसे केंद्र मान करके उसका जब चक्कर लगाता है और वह भी वृत्ताकार पथ पे, तो उस प्रकार का जो चक्कर होता है उसे ही हम लोग परिक्रमण के नाम से जानते हैं। अब हम लोग आगे जान लेते हैं सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, कि सूर्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं उसके बारे में। लिखा हुआ है सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। यानी कि अगर बात की जाए कि पृथ्वी जो सूर्य है उसकी पृथ्वी से कितनी दूरी है, तो उसका आंसर होगा 14.96 करोड़ किलोमीटर। इसका व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। यह यानी कि यह सूर्य की बात हो रही है। जो सूर्य का व्यास है वह है 13,92,000 किलोमीटर। यह अपने अक्ष पे पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है। इस बात को मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आगे लिखा हुआ है सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग 109 गुना बड़ा है। यानी कि अगर बात की जाए कि जो सूर्य का व्यास है वह पृथ्वी के व्यास की अपेक्षा बड़ा है या फिर छोटा, तो आइए देखते हैं। यह जो सूर्य का व्यास है यह पृथ्वी के व्यास का लगभग 109 गुना बड़ा है। सूर्य का ऊर्जा नाभिकीय संलयन की क्रिया से उत्पन्न होता है। यानी कि जो सूर्य है इसकी जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के कारण ही उत्पन्न होती है। सौर ऊर्जा में हाइड्रोजन,
यानी कि सूर्य का जो ऊर्जा होता है या नाभिकीय संलयन के क्रिया से उत्पन्न होता है, और जो सौर ऊर्जा इसे प्राप्त होता है उसमें हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है, हीलियम कितना प्रतिशत, और इसमें जो अन्य तत्व उपस्थित होते हैं वो कितना प्रतिशत, उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें सौर ऊर्जा में जो हाइड्रोजन होता है वह सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिसका परसेंटेज है 71%। यानी कि जो हाइड्रोजन है वह सौर ऊर्जा में 71% निहित होता है। आगे है हीलियम। हीलियम होता है 26.5%। यानी कि जिस प्रकार से हाइड्रोजन सौर ऊर्जा में 71% उपस्थित होता है, उस प्रकार से अगर हीलियम की बात की जाए तो हीलियम 26.5% उपस्थित होता है, और अगर अन्य तत्व की बात की जाए तो वो 2.5% उसमें निहित रहते हैं। अब आगे जान लेते हैं सूर्य की संरचना के बारे में। सूर्य की संरचना को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें 3 आंतरिक एवं 3 बाह्य भाग हैं। यानी कि जो सूर्य की संरचना है इसे हम लोग 6 वर्गों में वर्गीकृत किए गए हैं, जिसमें जो 3 भाग है उसे हम लोग आंतरिक भाग के नाम से जानते हैं, और जो बच गया 3 भाग उसे हम लोग बाह्य भाग के नाम से जानते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि इसका 3 आंतरिक भाग कौन कौन सा है और उसका 3 बाह्य भाग कौन कौन सा है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है आंतरिक भाग, यानी कि इसके आंतरिक भाग में 3 आते हैं, वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से मंडल है उसके बारे में। जिसमें पहला है, यानी कि आंतरिक भाग में पहला आता है उसका नाम है क्रोड, दूसरा विकिरण मंडल, तीसरा संवहन मंडल। उसके बाद अब जान लेते हैं थोड़ा सा बाह्य मंडल के बारे में। बाह्य मंडल में पहला आता है प्रकाश मंडल, दूसरा वर्ण मंडल और तीसरा किरीट। अब हम लोग इस आंतरिक मंडल और बाह्य मंडल के बारे में विस्तार से जानते हैं कि ये जो आंतरिक मंडल के अंतर्गत जिसमें इसमें पहला आता है क्रोड, दूसरा विकिरण ऊर्जा, तीसरा संवहन ऊर्जा। अब इन सभी के बारे में अभी हम लोग विस्तार से जानेंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम लोग आंतरिक भाग को पढ़ेंगे, जिसमें पहला था क्रोड। अभी हम लोग जान ले थोड़ा सा क्रोड के बारे में। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है, यानी कि जो सूर्य का केंद्रीय भाग होता है उसे ही हम लोग क्रोड कहते हैं। केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, जिसके कारण यहाँ सभी पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में पाए जाते हैं। यहीं पे नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है। यानी कि यह जो सूर्य है इसके केंद्रीय भाग में क्रोड रहता है, और इसका जो केंद्र का तापमान है वह 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, जिसके कारण यहाँ पर जितने भी तत्व पाए जाते हैं, जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, वो सभी के सभी प्लाज्मा अवस्था में रहते हैं। और यहीं पे जो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जो सूर्य की ऊर्जा, यानी कि जो सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है वह नाभिकीय संलयन से होती है, और यह क्रिया क्रोड में ही संपन्न होती है। और यहीं पे इसका नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिससे अपार यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अब इस प्रकार से अभी हम लोग क्रोड के बारे में जान लिए। अब दूसरा जो है विकिरण मंडल, उसके बारे में जानते हैं। लिखा हुआ है विकिरण मंडल। सूर्य का यह जोन क्रोड के चारों ओर से ढके हुए रहता है, यानी कि यह जो सूर्य का यह जो भाग है, यह जोन क्रोड को पूरे चारों तरफ से ढक करके रखे हुए रहता है। उसके बाद क्रोड से निकली हुई ऊर्जा आगे बढ़ते हुए विकिरण मंडल में विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में पहुंचती है। यानी कि अगर बात की जाए कि क्रोड से जो निकलती है ऊर्जा वह आगे बढ़कर कहाँ जाती है, तो जो क्रोड से निकलती है ऊर्जा वह आगे बढ़कर विकिरण मंडल में जाती है, और वहाँ पे विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में वह रहती है। और ये जो कौन कौन से क्रोड से निकली हुई जो ऊर्जा होती है वह कौन कौन सी ऊर्जा है उसके बारे में एक दो ठो उदाहरण के सहायता से हम लोग समझ लेते हैं। तो इसमें बहुत सारे किरण होते हैं, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है 2-3 ठो का उदाहरण, जिसमें पहला है एक्सरे, दूसरा है गामा किरण और तीसरा फोटोन। यह सभी के सभी किरण बहुत ही हानिकारक किरण हैं। अब हम लोग अभी जान लिए विकिरण मंडल के बारे में। अब पढ़ते हैं संवहन मंडल के बारे में। यहीं से ऊर्जा का आगे संवहन होता है, यानी कि यह जो संवहन मंडल है यहीं से आगे ऊर्जा आगे की ओर बढ़ता रहता है। इस जोन में हाइड्रोजन के बने सेल यानी कि कक्षा पाए जाते हैं, और इन्हीं के बीच से ऊर्जा का आगे संवहन होता है। यानी कि यह जो मंडल है यहाँ पे हाइड्रोजन से बने हुए कक्षा पाए जाते हैं, और इन्हीं की सहायता से जो ऊर्जा होता है उसे हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं। यानी कि यहीं से ऊर्जा आगे की ओर बढ़ती रहती है। अब आगे पढ़ते हैं प्रकाश ऊर्जा के बारे में। यह सूर्य का वह ऊर्जा है जो हमें दिखाई देता है, इसे दृश्य भाग भी कहते हैं। यानी कि यह सूर्य की वैसी ऊर्जा है जो हमें दिखाई देती है, यानी कि
और सभी जो ऊर्जा है वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन यह जो प्रकाश ऊर्जा है यह हमें दिखाई देती है, और इसलिए इस ऊर्जा को हम लोग दृश्य भाग कहते हैं। यानी कि यह दिखाई देता है, जिसके कारण इस ऊर्जा के भाग को हम लोग दृश्य भाग के नाम से भी जानते हैं। और अगर बात की जाए कि यह जो यह जो प्रकाश ऊर्जा है इसका तापमान कितना होता है, तो उसका आंसर होगा कि सूर्य ऊर्जा का जो तापमान है वह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि अगर सूर्य ऊर्जा के तापमान की बात की जाए तो इसकी जो तापमान होती है वह 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसमें जो प्रकाश ऊर्जा होता है इसे हम लोग विस्तार से जानेंगे, और इसमें आगे लिखा हुआ है सौर कलंक। अब जान लेते हैं थोड़ा सा सौर कलंक के बारे में कि सौर कलंक आखिर होता क्या है। सूर्य के प्रकाश मंडल पर कुछ काले धब्बे दिखाई देते हैं, जिन्हें हम लोग सौर कलंक के नाम से जानते हैं। यानी कि सूर्य का जो प्रकाश मंडल होता है उसमें कुछ काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। यानी कि जहाँ पे सूर्य होता है उसके प्रकाश मंडल में बहुत सारे छोटे छोटे काले धब्बे होते हैं, और इसी धब्बे को हम लोग सौर कलंक कहते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्थानांतरण की वजह से कुछ काले धब्बे बन जाते हैं, और इनका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस से 15000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यानी कि सूर्य की ऊर्जा का स्थानांतरण, यानी कि जब सूर्य का ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब यह जाता है तो इसके कारण कुछ काले धब्बे का निर्माण हो जाता है, और इसी काले धब्बे को हम लोग सौर कलंक कहते हैं। और अगर बात की जाए कि सौर कलंक का जो तापमान है वह कितना है, तो उसका आंसर हो जाएगा कि इसका जो तापमान है यह 4000 डिग्री सेल्सियस से 15000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और आगे लिखा हुआ है सौर कलंकों की संख्या में 11 वर्षों के चक्र के दौरान वृद्धि या कमी होती है। यानी कि अगर बात की जाए कि यह जो सौर प्रकाश मंडल है इसमें जो सौर कलंक पाए जाते हैं इसकी संख्या में कितने वर्षों के बाद वृद्धि या कमी होती है, तो इसका आंसर होगा कि सौर कलंकों की संख्या में लगभग 11 वर्ष, यानी कि जब 11 वर्ष हो जाएगा उसके बाद ही इसकी संख्या में वृद्धि या फिर कमी होगी। यानी कि इसकी जो संख्या है यह 11 वर्षों के बाद ही बढ़ेगी या फिर घटेगी। और इस प्रकार से अभी हम लोग जान लिए प्रकाश ऊर्जा के बारे में, और आगे जानते हैं वर्णमंडल प्रकाश ऊर्जा के बारे में। प्रकाश ऊर्जा नहीं, प्रकाश मंडल है। अभी हम लोग प्रकाश मंडल के बारे में जान लिए, अब आगे जानते हैं वर्णमंडल के बारे में। लिखा हुआ है यह प्रकाश मंडल के ऊपर का आवरण है। यानी कि यह जो वर्णमंडल है यह प्रकाश मंडल जो है इसके ऊपर का आवरण, यानी कि इसके ऊपर का जो सतह होता है वो है। इसे सूर्य का वायुमंडल भी कहा जाता है। यानी कि बात की जाए कि सूर्य का वायुमंडल किसे कहते हैं, तो उसका आंसर होगा वर्णमंडल को। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं कि सूर्य का वायुमंडल किसे हम लोग कहते हैं, तो उसका आंसर होगा वर्णमंडल को। यानी कि जो वर्णमंडल है उसे ही हम लोग सूर्य का वायुमंडल के नाम से भी जानते हैं। अब आगे जान लेते हैं सौर ज्वाला, यानी कि सूर्य का जो ज्वाला है उसके बारे में। सौर ज्वाला सूर्य की सतह पर होने वाले वे विस्फोट हैं जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और लपटों के समान दिखाई देते हैं, इसीलिए इसे हम लोग सौर ज्वाला के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो सौर ज्वाला है यह सूर्य की सतह पर होने वाली वे विस्फोट हैं। यानी कि यह जो सौर ज्वाला है इसे हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का विस्फोट है। अब जान लेते हैं आगे, यह उस प्रकार का विस्फोट है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। यानी कि यह जो सौर ज्वाला है यह एक प्रकार का विस्फोट है, और जब यह विस्फोट होता है तो इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और इसकी जो ऊर्जा होती है यह लपटों के समान दिखाई पड़ते हैं, और इसी लपटों को हम लोग सौर ज्वाला के नाम से जानते हैं। आगे लिखा हुआ है सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरारो बोरियलिस कहते हैं, जबकि अगर बात की जाए कि दक्षिणी ध्रुव में इसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑरारो ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। यानी कि इसे हम लोग याद कैसे रख सकते हैं, तो उत्तर में तो हम लोग याद रख लेंगे कि जो सौर ज्वाला है इसे उत्तर ध्रुव में अगर बात की जाए कि इसे उत्तर ध्रुव में क्या कहते हैं, उसका आंसर होगा ऑरोरा बोरियलिस। और अगर दक्षिणी ध्रुव में बात की जाए तो इसे कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है यह दक्षिण दिशा की तरफ पड़ता है, जिसके कारण हम याद रख सकते हैं कि यह जो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस है यह प्रकाश ऊर्जा यह जो सौर ज्वाला होता है इसके दक्षिण ध्रुव में पाए जाते हैं, या फिर इसके दक्षिण ध्रुव को हम लोग
ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार से अभी हम लोग जान लिए वर्णमंडल के बारे में। अब जान लेते हैं किरीट के बारे में जो सबसे लास्ट है। और यह जो है यह बाह्य मंडल है। आगे लिखा हुआ है यह सूर्य की सबसे बाहरी परत है, यानी कि यह जो किरीट है यह सूर्य की सबसे बाहर की परत है। यह केवल सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है, देखा जा सकता है, यानी कि यह जो किरीट है यह जब सूर्य ग्रहण होगा उसी समय देखा जाएगा। लेकिन अगर जब सूर्य ग्रहण नहीं होगा तो उस समय इसे देखना नामुमकिन है। आगे लिखा हुआ है इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है, यानी कि यह जो किरीट है इसे हम लोग सूर्य के मुकुट के नाम से भी जानते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं कि किसे हम लोग सूर्य के मुकुट के नाम से जानते हैं, तो उसका आंसर होगा किरीट, यानी कि जो बाह्य भाग होता है उसमें इसका सबसे लास्ट वाला भाग होता है जिससे हम लोग किरीट के नाम से जानते हैं। और यह जो किरीट है इसे ही हम लोग और दूसरे नाम से जानते हैं जिसका दूसरा नाम है सूर्य का मुकुट, यानी कि सूर्य के मुकुट जो किरीट को ही हम लोग कहते हैं। और इस प्रकार से हमारा यह वीडियो जिसमें मैं आपको बताई थी सूर्य के बारे में, यह वीडियो समाप्त होता है। और मैं आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।